अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। शरी हाँ भाई, क्या डिस्कस हो रहा था हमारा? बात हमारी क्या चल रही थी? टॉपिक हमारा वही था, सो ट्रेडर्स। और सो ट्रेडर में मैंने आप लोगों को काफी चीजें कराई थी एडजस्टमेंट से मुताल्लिक। अभी कौन कौन आया हुआ है हमारे पास? बिलाल भी आ गए हैं। बिलाल तो छुट्टियां कर रहा था, पता नहीं क्या मसला था उसका। जी जी सर, आ गया। सही है यार। आज जो है ना वो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर देना है। मेरे ख्याल में नया चैप्टर फिजिकल क्लासेस में ही शुरू कराऊं ज्यादा बेहतर है, या अभी से शुरू करा दूं? क्योंकि सोल ट्रेडर तो ऑलमोस्ट हो गया आप लोगों का। नहीं सर, फिजिकल क्लास में करवाएगा, उस पर ज्यादा समझ आएगा। फिजिकल सोल क्लास ट्रेडर आसान था। बहुत सर फिजिकल में कराएं। चलो, और भाई इन लोगों की कुछ लोगों के ओ लेवल के पेपर भी हैं अभी सब पेपर। सर हाँ, वो लेवल भी है ना। तो उसकी तैयारी वगैरह करो भाई सही तरीके से। आज तो मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, तेज बुखार बुखार हो रहा था मुझे, इसलिए मैं छुट्टी मारी आज। स्कूल क्लास ले रहा हूँ आज अपना। एक सवाल निकाल लूं पहले, फिर आप। जी जनाब, ये एक सवाल है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक है मेरे पास, और ये सवाल है, इसको हम पूरा करते हैं अभी। ठीक है, मेरे ख्याल कौन में सा मैंने पेज है? मैंने बुक एडजस्टमेंट करा दी। मैं इसकी पिक्चर भेज रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यही सवाल है, ये भेज रहा हूँ आप लोगों को। अब ये सवाल की जो पिक्चर आप लोगों को आ रही है, इसकी एडजस्टमेंट बढ़ के मुझे आप लोग बताएंगे कहाँ तक आप लोगों की समझ में आया है। भेज रहा हूँ मैं, ताकि पता चले कि आप लोग कितने पानी में हैं। ये भेज दिया मैंने सवाल। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के पास पहुंच गया होगा तो मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। कैमरा के पहले इसके बारे में बता रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन बता रहा हूँ, जहाँ जरूरत होगी तो कैमरा ऑन करके आपको। अच्छा, अभी इसमें सवाल में कह रहा है 15.7 है ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस में इन्वेंट्री क्लोजिंग के बारे में। आपको पता है कि इन्वेंट्री क्लोजिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है। नंबर 2 में कह रहा है द लोन कमेंस्ड ऑन इन लास्ट ईयर, वन हाफ ऑफ द लोन इज रीपेबल इन द फॉलोइंग ईयर एंड द बैलेंस आफ्टर दैट डेट। हमने आपको बताया था कि जो भी लोन के बारे में बात की जाए और उसके अंदर बताया जाए कि कुछ लोन आप करंट ईयर में पे करेंगे, कुछ ईयर के बाद पे करेंगे, तो जो आप लोन करंट ईयर में पे करेंगे वो करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, और जो आप एक साल बाद अदा करेंगे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। मिसाल के तौर पर ऊपर देखें, आपको बैंक लोन दिया हुआ 30,000, तो दरअसल इंफॉर्मेशन नंबर 2 इस बात को शो करता है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि 30,000 का जो लोन है उसमें से वन हाफ यानी कि 15,000 का लोन आप करंट ईयर में पे करेंगे, तो 15,000 आपके करंट लायबिलिटी में आएंगे और बाकी 15,000 जो है वो आपके नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होंगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 3 है ड्यूरिंग द ईयर Haris paid $30,000. Haris owner, $3,000 for personal holiday. This had been paid through the business and entered as a sundry expense. कह रहा है कि आपने sundry expenses में आपने वो पेमेंट डाल दी, जबकि आपने पर्सनल हॉलीडे के लिए पेमेंट की थी, तो उसको 3,000 को हम क्या करेंगे, तो बताएगा मुझे क्या करेंगे। इसमें से किसी को कोई बोलना हो तो बोल सकता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर आ रही है सर। इस एडजस्टमेंट को क्या करेंगे जो मैंने पढ़ी है, एडजस्टमेंट नंबर 2? सर ड्राइंग बढ़ जाएगा 3,000 से और वो सन्ड्री एक्सपेंस चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस चला जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा। हाँ भाई राफे, क्या कहते हो? कौन सी वाली है? भाई कौन सी थर्ड वाली वाली? है तुम्हें? हाँ अच्छा, थर्ड एक वाली। मिनट। ड्यूरिंग द ईयर हाईएस्ट पे 3,000। आसान है लेकिन आप लोगों को भी कुछ पता होना चाहिए ना। ड्राइंग्स आपकी बढ़ गई, वो ड्राइंग्स आपकी, हाँ ड्राइंग्स बढ़ गई आपकी, सन्ड्री एक्सपेंस जी सन्ड्री जी जी एक्सपेंस कम होंगे। जी, सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो आपने अननेसेसरी सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दी, जबकि आपको अमाउंट ड्राइंग के अंदर डालना चाहिए। तो ड्राइंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी और सन्ड्री एक्सपेंस आपके डिक्रीज हो जाएंगे 3,000। अच्छा जी, एंट्री नंबर 4 है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय $200। तो अब देखो स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते, उसने तो आपको निकाल कर दे दिया ना, जो हम इंक्रीज डिक्रीज वाला निकालते हैं ना, वो आपको उसने कह दिया कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो रिड्यूस हो गया 200 से, तो निकाल कर दे दिया उसने आपको अमाउंट। अक्सर स्टूडेंट ने क्या किया है, इसको क्या करते हैं कि इसको बैड डेट्स में डाल देते हैं 200, वो समझते हैं कि रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट है। ये नहीं भाई, वो जो आप इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हैं ये 200 डिक्रीज कर दिया उसने। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ये कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम में चला जाएगा। डिक्रीजिंग इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि आपको उसने निकाल कर दे दिया है, कैलकुलेशन दे दी है। अच्छा जी, 5 जो है वो आप क्या करेंगे, 5 देखते हैं। अ न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर $10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2005। आपका जो ईयर खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2006 को खत्म हो रहा है, तो आप जो है वो अक्टूबर 2005 में आप खरीद रहे हैं। दिस वाज included in the balance shown for motor vehicle. Depreciation on motor vehicle is to be provided at 20% per annum using the reducing balance method. अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 की कॉस्ट पर आपको कितने महीने का डेप्रिसिएशन है वो निकालेंगे आप। उधर आप कैलकुलेट करें, जरा आपके सामने पिक्चर है, मुझे बताइए किस तरह निकलेगा डेप्रिसिएशन इसका। तो इसको मुश्किल बात नहीं है, बस पहले तो आप महीने काउंट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? तो मैं आप लोगों को भी काम करवाना चाह रहा हूँ, इसको काम में सही कीजिए। तो कह रहा है कि आपके पास मोटर व्हीकल ऊपर देखें
कितने की लिखी हुई है उसको देखें और फिर नीचे देखें एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज for $10,000 on 1st October 2005. This was included in the balance shown in motor vehicle. Depreciation on motor vehicle is to be provided at 20% per annum using the reducing balance method. बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है वो, और मुझे आप थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए। पका पका हलवा मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। हार मान ली? सर कर रहे कर रहे। बहुत सिंपल सी बात है ये। आप में से कोई बताना चाहे बता दो, वरना मैं जवाब देता हूँ। आवाज हल्की आ रही है बहुत मेरी? अच्छा भाई, तेज बोल रहा हूँ, सुबह बोल रहा था यार बुखार कैसे उतरा। कभी खराब हो जाती कभी सही रहती। आवाज बिल्कुल नहीं आई आपकी, सही बोला मुझे। तो भाई आवाज मेरी भी इसी तरह आ रही है हाँ करती हुई। बहरहाल मैं इसका बता दूं आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 का। ये टोटल डेप्रिसिएशन पूछी है। हाँ टोटल डेप्रिसिएशन 13,000 है क्या? पता नहीं यार, कैलकुलेट करके देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास सही है 40,000 का, समझना बेटा, 40,000 की मोटर व्हीकल है। वो ये कह रहा है कि इसमें से 10,000 कॉस्ट की जो मोटर व्हीकल है वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो आपने खरीदा जो था ना वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदी थी। बाकी 30,000 की जो है वो डेप्रिसिएशन अलग था आपका। तो कह रहा है इस 10,000 की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन दिस वाज इंक्लूड इन द बैलेंस शोन। अब आपने जो खरीदा वो इसी साल खरीदा है, तो इसका डेप्रिसिएशन आपने अलग से निकालना है। तो ये जो 10,000 का आपने खरीदा है ये कौन से महीने में खरीदा है? अब आपका साल शुरू होता है 2005 अप्रैल 2005 में आपका साल शुरू होता है, और 31 मार्च 2006 में साल आपका खत्म हो जाता है। जब एंड दे दिया जाए ओपन बिगनिंग आपको पहले से मालूम हो जाती है। तो अब वो कह रहा है कि आपने जो खरीदा है वो खरीदा है कब? अक्टूबर 1 को। इसका मतलब है अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें अलग निकालना पड़ेगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं था। तो अब आप जब डेप्रिसिएशन टोटल निकालेंगे तो 10,000 की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन जो आप निकालेंगे, तो उस 10,000 की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन का 20%, क्योंकि आप अच्छा आप ये कह सकते हैं वो ये तो मतलब इसी साल खरीदी है ना, तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ, 10,000 में इंक्लूड हो गया था। तो अब आप 10,000 का 20% आपने निकाला, वो आया 2,000। उस 2,000 का 6/12 कर लिया आपने, क्योंकि जब कुछ भी मेंशन ना हो तो मंथली आप इसका मतलब है इस 10,000 की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन जो हुआ वो 2006 के अंदर अप टू 31 मार्च 1,000 था। अब आपका जो टोटल कॉस्ट थी 40,000, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन पहले चार्ज नहीं हुआ था, वो आपने हटा दिया। अब आपका जो कॉस्ट है बची वो 30,000। अब इस 30,000 की कॉस्ट के ऊपर आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, और वो है नॉर्मल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब आपने 40,000 में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करना है, बल्कि 30,000 में से करना है। 10,000 इसमें करंट ईयर की परचेजिंग इंक्लूड हो गई, तो 30,000 में से आपने 10,800 माइनस किए प्रोविजन, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और उसका 20% निकाल दिया। तो 30,000 माइनस 10,800
इंटू 20%, 3840, ये आ गया 3840। तो जनाब टोटल डेप्रीसिएशन जो आया वो आया 4840। टोटल डेप्रीसिएशन जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो जाएगा 4840, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 4840 और 10,800 दोनों ऐड होकर फिर बैलेंस शीट हो जाएगी। ये पॉइंट सबके समझ में आ गया तो मैं आगे जाऊं, अदरवाइज दोबारा भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, जब तक आप क्लियर ना हो, अपने जहन से क्लियर ना हो। ये नहीं कि बस हाँ यार कैलकुलेशन समझ में आ गई, नहीं, उसकी बात समझ में आई, अगर आ गई तो ओके, नहीं आई तो आप पूछेंगे, यही सीखने का मरहला है। मैं आपके सवाल जो है वो अभी रुका हूँ, मुझे पता है कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। सर एक बार दोबारा समझा दें। तो कौन है भाई? लाइबा, लेट आई हो बेटा? ये सर आप स्टार्ट कर चुके थे। अच्छा बच्चे ये सुनो, मैं ही कह रहा था कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा जा रहा सर वो है पेज अ दोबारा न्यू दिखा दें, मोटर एक मिनट। व्हीकल, अ न्यू मोटर व्हीकल, आपने एक नई मोटर व्हीकल खरीदी 10,000 की कॉस्ट 1 अक्टूबर 2005 में। आपका जो साल शुरू होता है वो शुरू होता है अप्रैल में और मार्च में खत्म हो जाता है। आपने, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर एक मोटर व्हीकल खरीदी थी 10,000 कॉस्ट की। दिस वाज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शोन फॉर मोटर व्हीकल। तो कह रहा है कि ऊपर जो मोटर व्हीकल 40,000 नजर आ रहे हैं उसमें ही 10,000 का अमाउंट इंक्लूड है। Depreciation on motor vehicle is to be provided at 20% per annum using the reducing balance method। अब वो कह रहा है कि आप reducing balance method से आप depreciation निकाल दें। तो जाहिर बात है, जो आपने, एक और तरीके से बताता हूँ, जो आपके पास 40,000 की मोटर व्हीकल है उसमें से 30,000 का तो डेप्रिसिएशन आपने निकाला हुआ है क्योंकि वो ओल्ड है, लेकिन 10,000 तो अभी आपने हाल ही में कॉस्ट खरीदी है तो उसका तो डेप्रिसिएशन अभी आपने निकाला ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसका डेप्रिसिएशन भी निकाल दें, इसका डेप्रिसिएशन भी निकाल दें, दोनों को प्लस कर दें तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अब इसका डेप्रिसिएशन जब 10,000 निकाला तो कैसे निकाला? तो हम दोनों का 10,000 का डेप्रिसिएशन एक साथ में निकाल सकते हैं। बेटा कैसे निकाल सकते हैं? वो मशीन, वो मोटर व्हीकल तो हमने अक्टूबर में खरीदी है ना, अक्टूबर में खरीदी तो वो तो 6 महीने चली है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। वो कह ही इसलिए रहा है आपसे, डेट उसने आपको जो दी, इसका मतलब है कि उसने आपको कहा है कि आपने जो 10,000 की कॉस्ट की इसमें इंक्लूड कर दी है मशीन मोटर व्हीकल में कॉस्ट, इसका डेप्रिसिएशन तो अभी आपने 6 महीने का चार्ज ही नहीं किया है, तो वो डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं 10, क्योंकि वो तो आपने करंट ईयर में खरीदी है ना, तो करंट ईयर में खरीदी तो उसका डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया है। तो 10,000 का 20% जब आपने निकाला तो वो आ गया पूरे साल का डेप्रिसिएशन, उसका 6/12 कर लिया तो वो आपके पास आ गया 1,000, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद आपने 30,000 का जो डेप्रिसिएशन था वो निकाल लिया नॉर्मल, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था तो उसका फॉर्मूला होता है 30,000 माइनस, यानी कि कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कि 10,800 था, और उसका 20% आपने निकाल लिया तो वो आया 3840। तो 3840 और 1,000 को जब ऐड किया तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 4840, जो कि मैंने यहाँ पर जरा फेयरली क्लियर करके यहाँ लिखा आपको समझाने के लिए। तो अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट जानता है तो ले लो भाई। इस तरीके से एडजस्टमेंट नंबर 5 के बारे में बात सर थोड़ा पीछे आगे करें, समझ में पूरा या नहीं पेज आई नजर बात? नहीं आ रहा। सर आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सर। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 6 में कह रहा है अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज। ये तो बड़ा आसान है ना, वेजेस और सैलरीज अक्रूड हैं तो इसका मतलब है वेजेस और सैलरीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी और जो अक्रूड हैं वो अदर पेबल में करंट लायबिलिटी में चली जाएंगी। अब आपने बनाना है इसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अब आप क्या करते हैं भाई, अब मेरे ख्याल में आपके पास जो बुक्स हैं उसके ऊपर जहाँ भी ये दिया हुआ है आपका सोल ट्रेडर का चैप्टर, ये आप बहुत अच्छी तरह खत्म कर लें, क्योंकि अब सोल ट्रेडर के बाद स्पीड बढ़ जाती है। सोल ट्रेडर जिन लोगों को जब तक समझाया जा रहा होता है स्लो पढ़ाया जा रहा होता है,
अब आपको सोल ट्रेडर से लिंक जितने भी चैप्टर हैं वो जल्दी जल्दी और रोजाना आपको 8-8 10-10 सवाल भी सॉल्व करने के लिए घर पे दिए जाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों को अब परेशानी है वो अभी भी परेशानी अपनी सॉल्व कर लें। ये मैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस की 15.7 एक्सरसाइज करा रहा हूँ और ये पास पेपर से मिलती होती है। इसमें अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे इनकम सर स्टेटमेंट तो बना लेते पेज हैं। नंबर बता दे, मेरे पास थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली बुक है। बेटा मेरे पास पुरानी बुक है, उसका पेज नंबर 181 है, लेकिन आप निकालें चैप्टर 15। जब आप चैप्टर 15 निकालेंगी तो उसके अंदर ये बुक में का सवाल 15.7 भी हो सकता है, जो चेंज होता है। पी हैरिस के नाम से है ये। ठीक है, वैसे मैंने ये सवाल व्हाट्सएप कर दिया है। फॉर द ईयर एंडेड, अगर आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक है ना बेटा, लाइबा इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी सोल ट्रेडर की फॉर ओ लेवल। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास, अब देखिए जब एडजस्टमेंट आप पढ़ चुके होते हैं ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होता है कि यार सही है अब तो रेवेन्यू वगैरह है, तो जो चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है आपके जहन में होता है कि यार इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वरना आप एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे तो आप हो सकता है रेवेन्यू के अंदर कोई एडजस्टमेंट दी हो, किसी भी चीज में एडजस्टमेंट होगी, आपको बार बार एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक दफा पूरी एडजस्टमेंट पढ़ के उसको क्लियर कर लें, पेंसिल से उसको हर जगह लिख लें। अब आपके पास सबसे पहला जो अकाउंट आपको लिखना होता है वो है रेवेन्यू। अब देखें ऊपर आपको सवाल में रेवेन्यू कहीं लिखी हुई नजर आ रही है, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक लोन। हाँ भाई, कहीं रेवेन्यू नजर आ रहा है आपको? इन्वेंट्री या ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया हो? सर 252400 252400 परचेजेस एंड सेल्स जहाँ लिखा हुआ है वहां पर आप देखें डेबिट का मतलब है परचेजेस, क्रेडिट का मतलब है रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो आपके पास जो सेल्स है वो अल्लाह वाला करे दीजिए 252,400, 252,400। इसमें से आपको माइनस करना होता है क्या, रिटर्न इनवर्ड, जिसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। अब आपको देखना पड़ेंगे, रिटर्न्स के नाम से भी हो सकता है कि डेबिट में जो लिखा होगा वो आपका रिटर्न होगा, क्रेडिट में होगा तो परचेज रिटर्न होगा यानी कि रिटर्न आउटवर्ड होगा। तो आपको नजर आ रहा है कहीं भाई डिस्काउंट तो नजर आ रहा है मुझे, व्हीकल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्वेंट्री, परचेज एंड सेल, प्रोविजन, कैश, मोटर व्हीकल, प्रेमिसेस नहीं है, तो आपके पास कोई भी रिटर्न इनवर्ड नहीं है। जब रिटर्न इनवर्ड आपके पास नहीं है तो यही आपकी जो है वो नेट सेल बन जाती है 252,400, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये नेट सेल आपकी हो गई क्योंकि ये आपको प्लस माइनस नहीं करना पड़ा। अब आप हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल आपको लेस करनी होती है। कॉस्ट ऑफ सेल का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप इन्वेंट्री ओपनिंग लिखते हैं। अब आपके पास जो इन्वेंट्री ओपनिंग है, इन्वेंट्री ओपनिंग आपको ट्रायल बैलेंस में दी होती है। इन्वेंट्री ओपनिंग आपको कितनी दी हुई है भाई, तो यार आप लोग नजर डालते रहो भाई। इन्वेंट्री ओपनिंग है 29,800, तो इन्वेंट्री ओपनिंग हमने लिखी 29,800। उसमें हम ऐड कर देते हैं परचेजेस। परचेजेस आपकी है 144,000। परचेजेस के बाद आपके पास कैरेज इनवर्ड वगैरह नजर तो मुझे नहीं आया था, अगर आपको नजर आया तो बता दीजिएगा। कैरेज इनवर्ड नहीं है और परचेज रिटर्न जारी बात तो नहीं है क्योंकि जब रिटर्न इनवर्ड भी उसमें डेबिट क्रेडिट के साथ दिया हुआ तो रिटर्न का कोई कॉलम नहीं है। तो अब इसके अंदर इन्वेंट्री ओपनिंग में परचेज ऐड किया और आपने इन्वेंट्री क्लोजिंग को लेस कर दिया। इन्वेंट्री क्लोजिंग आपके पास दी हुई है 32,600, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग 32,600, 29,800 प्लस 144,000
-32,600, ये आपके आ गया 141,200। तो ये 141,200 आपकी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देंगे माइनस 252,400 लेवल करके आपका आ जाएगा 111,200। ये आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे अदर इनकम। अब अदर इनकम में आपको डिस्काउंट नजर आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव, जो क्रेडिट साइड पर है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड है 600, और इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है 2100। अच्छा जी, एक था आपका डिक्रीजिंग इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपको उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में निकाल कर दिया हुआ था, तो ये आपका आ जाएगा 200। ये तो थी ये जो प्रेमिसेस क्या चीज है? इनकम। प्रेमिसेस बेटा प्रॉपर्टी को कहते हैं या बिल्डिंग को कहते हैं, यानी कि बिजनेस की प्लेस, बिजनेस प्लेस। ये 800 आपका हो जाएगा 1,11,200, 1,12,000 हो जाएगा ये। इसके बाद आपने लेस करना है इसमें से एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब आप लेस करेंगे तो आपने एक्सपेंसेस लाइन से देखना है। सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल छोड़ दें, फिर ड्राइंग छोड़ दें, फिर बैंक लोन छोड़ दें, प्रीमिसेस जो है वो भी नॉन करंट एसेट्स है, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट्स है, उसका डेप्रिसिएशन भी आप छोड़ दें क्योंकि वो नॉन करंट एसेट्स के साथ जो चीज़ होती है वो कॉन्ट्रा एसेट्स हैं। उसके बाद क्रेडिट सब बैलेंस शीट अकाउंट है, कैश ऑफ बैंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, परचेज एंड सेल्स हो चुका है, इन्वेंट्री ओपनिंग हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ऊपर कोई परसेंटेज नहीं दी हुई आपको, लोन कितने परसेंट था और आपको उसने निकाल कर दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब आप बस वही इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे 3000। अमाउंट चेक कर लीजिएगा, अमाउंट चेक लिखा ना 3000, इंटरेस्ट ऑन लोन 3000, तो ये 10% ऑफ हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद क्या है, सर ये बैंक लोन कहाँ पर आएगा आगे फिर? चलते हैं। बेटा बैंक लोन तो लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, व्हीकल एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस जाहिर बात है। व्हीकल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 6500, एक दो तीन चार 6500 आई थिंक 6500, ये है 6500 व्हीकल एक्सपेंस। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ये भी डायरेक्ट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ इसमें। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस जितना सवाल में लिखा है एज इट इज आप लिख लें। रिपेयर्स इंश्योरेंस है 1 2 3 4 1 2 3, ये आएगा 1200। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस आपका आ गया 1200। इसके बाद रिपेयर्स इंश्योरेंस के बाद था वेजेस एंड सैलरीज। नीचे देखें वेजेस एंड सैलरीज में आपको दिया हुआ है टूड, तो वेजेस एंड सैलरीज का जो अमाउंट है वो है 35,400। 35,400 में जो नीचे अप्रूव्ड वेजेस एंड सैलरीज हैं 2,400, वो आप ऐड करके लिखेंगे, उससे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो 35,400 2,400 37,800, क्या आपके 37,800 आ गए वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद आ जाएंगे हम डिस्काउंट। डिस्काउंट जो डेबिट में दिया हुआ होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड आपका दिया हुआ है 800। और इसी तरीके से सैलरी एक्सपेंस में आपने एक एडजस्टमेंट की थी ड्राइंग वाली,
एडजस्टमेंट नंबर 3, तो उसमें था कि आपका 15,600 जो अमाउंट है उसमें आपने ड्राइंग का अमाउंट जो है वो इंक्लूड कर दिया था, वो हटा देंगे तो ये आ जाएगा 12,600। ठीक है भाई, 15,600 माइनस 3,000 क्या आ जाएगा 12,600। इस तरह आपके ये सारे एक्सपेंसेस फाइनल हो जाएंगे कितने आ रहे हैं। और नीचे देखें, हाँ हमने कोई डेप्रिसिएशन भी तो निकाला था ना, एक डेप्रिसिएशन expense on motor vehicle 4840 डेप्रिसिएशन का आपने कैलकुलेट किया था और अप्रूव हो गया था। मोटर व्हीकल की कहानी हो गई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया था, ड्राइंग हो गया था, लोन वो तो करंट और नॉन करंट सारे हो गए थे। तो आपके ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो टोटल हो जाएंगे। आपने से किसी ने टोटल किया बता दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 3,000 प्लस 6,500 प्लस 1,200 प्लस 37,800 और प्लस 800 और प्लस 12,600 प्लस 4,840 66,740 ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं जो माइनस करेंगे आप 1,12,000 में से जो आपको इनकम होगी। ये आपके पास जो पैसा बच जाएगा 45,260 ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कहलाएगा। तो मुश्किल बात नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ तक आपने जो है वो कॉपी कर लें, अगर करना है तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आपको कोई चीज पूछनी है इसमें तो बिल्कुल पूछ लीजिए। सर स्ट्रेट कर दें ताकि पिक्चर्स ले लें। अब देखें सही है। जी सर बराबर वाला पेज दिखा दें। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं। अच्छा बराबर जी सर ले लिया, थैंक यू। अब आप आ जाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आप बनाएंगे है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st March 2006। ये आप जो है वो 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम है कॉस्ट का, ठीक है, डेप्रिसिएशन का जिसको एक्यूमुलेट अपने सबसे पहले आप नॉन करंट एसेट्स अब देखते रहिएगा। अगर आप पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आखिर तक पूरा प्रोसीजर आपको रिवीजन हो जाएगा। आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सबसे पहले आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में नॉन करंट एसेट में दिया हुआ है प्रीमिसेस। और से सुनिएगा स्पेशली नए स्टूडेंट, प्रीमिसेस बिजनेस प्लेस को कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह को कहते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो सवाल में दी हुई 110,000, प्रीमिसेस दिया हुआ है 110,000।
इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन है, नीचे प्रेमिसेस का कोई डेप्रिसिएशन निकालने को नहीं दिया गया, तो लिहाजा नीचे देखें कोई बिजनेस प्रेमिसेस का कोई डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है यही आपकी नेट बुक वैल्यू में भी जाएगा। प्रेमिसेस का कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया हुआ। प्रेमिसेस के बाद है मोटर व्हीकल। अब आप देखें मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है पहले वो लिखेंगे। मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो सवाल में दी हुई है 40,000, बिल्कुल 30,000 उसमें बताया था कि पहले की है, 10,000 का बंदा मुझे पेंसिल शार्प करके ला देगा। क्या कह रही है भाई। मोटर व्हीकल 40,000 का जो है वो कॉस्ट है। मोटर व्हीकल का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम लिखते हैं तो हमने आपको कल बताया था, अभी बताया था कि आपने इनकम स्टेटमेंट और सुना भाई काइंडली, आपने जो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन लिखा है मोटर व्हीकल का लिखा है वो अभी करंट ईयर का, वो लिखा है 4840। आपने लिखा 4840 कैलकुलेटर पे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप लिखेंगे प्लस 10,800, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आप पहले से जो डेप्रिसिएशन था वो 10,800 था, ये आपको पहले से दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, और आपने इनकम स्टेटमेंट में जो लिखा है वो लिखा है 4840। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आएगा 15640। ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा टोटल, हमेशा चाहे वो मेथड कोई सा भी। तो अब आपने क्या किया 15640। इस बात का मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है कि आपकी जो मोटर व्हीकल थी वो 40,000 की थी, और मोटर व्हीकल का टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि टोटल उसकी जो वैल्यू अब तक रिलीज हो चुकी है 15,640 हो चुकी है, जिसमें से 4,840 इस साल हुई जिसके एक्सपेंसेस में डील कर लिया गया उसको, और ऑलरेडी वो डेप्रिशिएट टोटल हो चुकी थी 10,800। इट्स मीन कि वो टोटल इस डेट के अंदर वो 15,640 की डेप्रिशिएट हो चुकी है, और उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो नेट बुक वैल्यू कहलाएगी, जो कि है 24,360। मोटर व्हीकल के बाद आप आ जाएंगे और मजीद कोई आपको नॉन करंट एसेट नहीं दिया हुआ, तो मोटर व्हीकल और प्रीमिसेस ही है। तो अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सिर्फ नेट बुक वैल्यू के अमाउंट को प्लस कर लेंगे, 110,000 प्लस 24,360, ये आ जाएगा 134,360। यार कैलकुलेटर अगर आप भी इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। कभी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दें, तो पहले से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट्स। अब आप आ जाते हैं करंट एसेट्स। अच्छा जी, करंट एसेट में सबसे पहले आपको लिखना होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मेट आपको बहुत दफा समझाया जा चुका है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है 32,600, आप सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 32,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आपको लिखना होता है ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ आप छोटी सी गलती कर सकते हैं इस सवाल में, ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो पहले कॉलम में आपने ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट लिखना है जो कि है 38,000। कोई बैड डेट्स वगैरह हुआ नहीं है इसलिए पूरा 38,000 आ जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स होता तो माइनस करके। हाँ, अब इसमें से जो लेस करना है वो लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अक्सर स्टूडेंट इस बात में मार खा जाते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि उसने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन अमाउंट निकालने को दिया ही नहीं था आपको, तो उसने डिक्रीज बता दिया था थोड़ा सा। अब आपका दिमाग चलना चाहिए शार्ट तरीके से कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसी रफली बता रहा हूँ, उसका पहले का जो बैलेंस है वो है कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 2100 ब्रॉट डाउन। देखें 2100 है। अब आपका बैलेंस कैरेट डाउन का जो अमाउंट है ना वो यहाँ लिखना होता है, जो भी बैलेंस। अब बैलेंस कैरेट डाउन तो दिया ही नहीं, लेकिन उसने कहा कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 200 का डिक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है ये 2100 से 200 कम होगा, जितना भी आया होगा, तो 2100 माइनस 200 तो ये आ गया 1900। इसका मतलब है बैलेंस कैरेट डाउन आपका 1900 आया होगा जब भी उसने कहा कि 200 डिक्रीज हो गया है, इसीलिए वो 200 यहाँ पर आ गया इनकम स्टेटमेंट में। तो अब आपको ये 1900 यहाँ लेके जाना थे इस तरीके से।
यानी कि आपको उसने दिया हुआ है 2100, डिक्रीज हो गया 200, तो आपने माइनस करके बैलेंस कैरेट डाउन निकाला, वो आ गया कितना 1900, 2100 माइनस 200, तो ये आपका आ गया 1900। 1900 का डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका कैरेट डाउन है, जो कि 38,000 में से माइनस हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए 100%। 36,800 मैं यहाँ रुक गया हूँ, आपको ये बात समझ में आ गई सबके? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमें कैरेट डाउन बैलेंस माइनस करना होता है। आमतौर पे कैरेट डाउन बैलेंस हम पहले निकालते हैं और फिर इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। यहाँ पर उसने डिक्रीज पहले से बता दिया था, पहली बात है पहले के मुकाबले में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 डिक्रीज हो गया, तो आखिरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1900 आया होगा, और वही जो आखिरी आता है वो हमें ट्रेड रिस्क में से माइनस करना होता है। तो किसी को नहीं समझ आया तो सवाल कर सकता है मुझसे, मैं आगे चलूं। ट्रेड रिसीवेबल के बाद हमने पहले देख लें कि अदर रिसीवेबल का कोई अकाउंट दिया हुआ है, तो अदर रिसीवेबल में कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ, प्रीपेड श्रीपेड तो कोई है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो अदर रिसीवेबल छोड़ दें। फिर बैंक देखें, आपके पास कोई बैंक का अकाउंट है तो बैंक लोन तो दिया हुआ है मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, बिल्कुल आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो आप लिख देंगे कैश एट बैंक। अब आप बिल्कुल फ्री हैं कि यार कैश एट बैंक में कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो जो सवाल में कैश एट बैंक दिया हुआ है एज इट इज लिख लें आप। वो कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3900, 3900 आपका कैश एट बैंक आ जाएगा। कैश एट बैंक कैश एट बैंक और कैश में फर्क है? हाँ, कैश एट बैंक का मतलब बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड का मतलब कैश बैलेंस है, तो अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। और कभी कभार एक और अकाउंट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब वो कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो उसका मतलब होता है कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट। और कभी कभार वो कैश के अकाउंट को पेटी कैश फंड के नाम से भी दे देता है, PTTY पेटी कैश फंड। तो पेटी कैश फंड का मतलब भी आपके पास रिमेनिंग कैश है जो आपने अपने कैशियर को दे दिया था, तो वो भी करंट एसेट्स में आता है। तो अभी फिलहाल पेटी कैश नहीं है, सिर्फ कैश एट बैंक, इसका मतलब है आपको उसने बैंक अकाउंट दिया, तो अब आपने बैंक अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर। बैंक अकाउंट के बाद और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो अब आपने अपने करंट एसेट्स को टोटल किया, 32,600 प्लस 36,100 प्लस 3900, ये आ गया 72,600। 72,600 करंट एसेट्स आ गए, दोनों को आपने ऐड कर लिया, प्लस 134,360, 134,360, तो ये आपका आ गया 206,960, 206,960, ये आपके आ गए टोटल एसेट्स। अब आपके टोटल एसेट्स आ गए, अब आप इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की तहत ये बैलेंस शीट बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो 206,960 हैं, तो अब आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी यही आना चाहिए। तो हम हेडिंग डालते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। अब कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, सबसे पहला अकाउंट दिया 148,500, हम 148,500 लिख देते हैं। इस कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं जो हमने इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हमने कितना निकाला था 45,260, 45,260। प्रॉफिट निकालने के बाद हम लेस कर देते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारी जो थी, जो सवाल में लिखी हुई थी, वो कितनी थी 32,600, जिसमें हमने ड्राइंग की थी और वो गलती से हमने जनरल एक्स में डाल दी, तो वहाँ से माइनस कर दिया था, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारी ड्राइंग जो है वो 32,600 प्लस 3,000 हो जाएगी 35,600। 35,600 की ड्राइंग का मतलब है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पूरे साल में इतना पैसा अपने कैपिटल में से निकाल लिया था, लिहाजा वो एडजस्ट होगा। तो अब आपका कैपिटल जो शुरू में था 148,500 था, 148,500 था कैपिटल, फिर आपको इस साल प्रॉफिट हुआ 45,260 का और आपने पैसे निकाले 35,600, तो अब आपका जो कैपिटल क्लोजिंग आएगा 158,160, 158,160, आपने ड्राइंग में क्या ऐड ये किया? आपका
3000 का अमाउंट ऐड किया ना, जो आपने ड्राइंग में एडजस्टमेंट नहीं की थी, 3 एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिएगा जरा। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कहते भी हैं और ना लिखें तो कोई ज़रूरी भी नहीं होता। कैपिटल के बाद अब आप हेडिंग डालते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको बैंक लोन दिया हुआ है, जो आपसे गलती कराने के लिए उसने कहा था। तो बैंक लोन जो आपका 30,000 है, उस 30,000 में से क्योंकि आप आधा बैंक लोन अभी पे कर देंगे तो 15,000 का बैंक लोन एक ही आपको लायबिलिटी दी हुई है नॉन करंट लायबिलिटी में, बैंक लोन, जिसको आपने हाफ करके दिखाना है 15,000। तो अब आपका ये 15,000 वैसे नॉन करंट में और कौन कौन सी आती हैं? 2 चीजें आती हैं, बैंक लोन और मॉर्गेज। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं बाकी हिस्से की तरफ इसके। अब आप हेडिंग डालते हैं करंट लायबिलिटीज।